तो आज हम लोग, ठीक है, दर्पण में चिन्ह परिपाटी के नियम देखेंगे। क्या देखेंगे? देखिए, अगर हम लोग चिन्ह परिपाटी के नियम को देखें, ठीक है, तो चाहे उत्तल दर्पण हो और चाहे अवतल, ठीक है, तो मान लेते हैं सपोज कि ये आपका अवतल दर्पण है, ठीक है, तो चाहे अवतल दर्पण हो चाहे उत्तल दर्पण हो, उनके लिए यही चीजें होंगी। और आप जानते हैं कि ये उत्तल दर्पण का क्या माना जाता है? ध्रुव। ध्रुव माने P, पोल, और यहां पर क्या होगा? C यानी वक्रता केंद्र, और यहां पर क्या होगा? फोकस, F। देखिए, अब पहला नियम क्या है? ठीक है, तो पहला नियम यह है कि दर्पण में सभी दूरियां ध्रुव से मापी जाती हैं। कहां से? यानी अगर हमें कोई दूरी मापना होगा तो इस P से ही नापेंगे, ठीक है ना। P यहाँ ये जो है कि ये एक तरह से कह सकते हैं कि ये दूरी मापने का केंद्र है, ठीक है ना। समस्त दूरियां यहीं से मापी जाएंगी, कोई दिक्कत? दूसरा नियम यह है कि दर्पण के अगर दाहिने ओर की दूरी माप रहे हैं तो ये आपका प्लस में होगा, ठीक है, और दर्पण के अगर आप बाएं ओर की दूरी माप रहे हैं तो क्या होगा? माइनस में होगा। ठीक इसी प्रकार अगर आप मुख्य अक्ष के ऊपर की दूरी माप रहे हैं तो वो प्लस में होगा, और मुख्य अक्ष के नीचे की दूरी अगर आप लोग माप रहे हैं तो क्या होगा? माइनस होगा। कोई समस्या? तो यही नियम है, आप याद कर लीजिए, ठीक है, कि दर्पण में सभी दूरियां ध्रुव यानी P से मापी जाती हैं। दर्पण के दाहिने ओर की सभी दूरियां धनात्मक और बाईं ओर की सभी दूरियां, मुख्य अक्ष के ऊपर की दूरियां धनात्मक और नीचे की दूरियां ऋणात्मक ली जाती हैं। एक पॉइंट और याद कर लीजिए, आपतित किरण के दिशा के विपरीत दिशा में चलने पर दूरी माइनस ली जाती है। बस अब चलिए नियमों को हम देख लेते हैं, ठीक है ना। तो आप देख पा रहे हैं नियम साफ साफ लिखा हुआ है, ठीक है, कि ध्रुव के दाहिने ओर की सभी दूरियां धनात्मक और बाईं ओर की दूरियां ऋणात्मक होती हैं। मुख्य अक्ष के ऊपर की दूरियां धनात्मक और नीचे की दूरियां, सभी दूरियां दर्पण के ध्रुव से नापी जाती हैं। आपतित किरण की दिशा में चलने वाली दूरियां धनात्मक और विपरीत दिशा में चलने वाली जो दूरियां होती हैं वो क्या होती हैं? ऋणात्मक होती है। कोई दिक्कत? अब अगर हम बात करें, ठीक है, तो अब हमें यह समझना है आवर्धन। क्या समझना है? आवर्धन क्या होता है, ठीक है ना। तो ध्यान समझिएगा, आवर्धन, अगर हम लोग आवर्धन की बात करें, ठीक है, तो आवर्धन को M से प्रदर्शित करते हैं। किसे करते हैं? M से। तो M का सूत्र होता है, M बराबर होता है प्रतिबिंब की लंबाई। किसकी लंबाई? तो प्रतिबिंब की लंबाई और बटे में हो जाता है वस्तु की लंबाई। तो आवर्धन M बराबर हो जाता है प्रतिबिंब की लंबाई बटे में। अब देखिए, प्रतिबिंब की लंबाई का मतलब होता है I, वस्तु की लंबाई का मतलब क्या होता है? O। तो आप कह सकते हैं कि किसी वस्तु के प्रतिबिंब की लंबाई और वस्तु की लंबाई के अनुपात को क्या कहते हैं? प्रतिबिंब की लंबाई तथा वस्तु की लंबाई के अनुपात को आवर्धन कहते, और आवर्धन को यम से प्रदर्शित करते। और आवर्धन का कोई भी मात्रक नहीं होता, आवर्धन का कोई भी मात्रक नहीं होता है। क्यों? क्योंकि यह एक शुद्ध अनुपात है। भाई, प्रतिबिंब की लंबाई, तो लंबाई का मात्रक मीटर या सेंटीमीटर होगा, और नीचे वस्तु की लंबाई, तो इसका भी मात्रक मीटर या सेंटीमीटर होगा। तो मीटर मीटर या सेंटीमीटर से कट जाएगा, तो कोई मात्रक बचेगा ही नहीं, ठीक है ना। तो याद रखिएगा कि प्रतिबिंब का जो है कोई मात्रक नहीं होता है, क्योंकि यह एक शुद्ध अनुपात है। कोई समस्या? अब देखिए, M के जो मान है ये कई प्रकार के हो सकते हैं। जैसे अगर हम कह दें कि M का मान 1 से ज्यादा हो तो M का सूत्र क्या होता है? I बटे O। तो I बटे O जो है आपका किससे ज्यादा हो जाएगा? 1 से। अगर यम का मान 1 से ज्यादा हो तो अब यम के जगह पे आप I बटे O लिख सकते हैं, यानी I बटे O का मान 1 से ज्यादा होगा। ये O है, 0 नहीं है। अब O का गुणा 1 में करेंगे तो O आएगा, मतलब I ज्यादा होगा और O क्या होगा? तो याद कर लीजिए, ठीक है, कि यदि यम का मान 1 से बड़ा है तो प्रतिबिंब वस्तु से बड़ा बनेगा। याद जाएगा, यदि M का मान 1 से बड़ा है तो जो प्रतिबिंब है वो वस्तु से बड़ा बनेगा। इसका उल्टा क्या होगा? अगर हम कह दें कि M का मान 1 से छोटा है, M का मान 1 से
तो यम का सूत्र होता है I अपान O, और I अपान O एक से छोटा होगा। O का गुणा अगर एक में करेंगे तो O आ जाएगा। इट मीन्स I इज लेस देन क्या हो जाएगा, O। तो इस कंडीशन से क्या स्पष्ट हो रहा है कि वस्तु का प्रतिबिंब जो है वस्तु से क्या होगा, छोटा होगा। ठीक है, अगर यम का मान एक से बड़ा तो प्रतिबिंब वस्तु से बड़ा, यदि यम का मान एक से छोटा तो प्रतिबिंब एक से वस्तु से छोटा। तीसरा कंडीशन क्या हो सकता है कि यदि यम का मान एक के बराबर हो जाए, यदि यम का मान एक के, तो यम का मान एक के बराबर हो जाएगा तो यम का सूत्र होता है I बटे O, ये एक के बराबर हो जाएगा ना। अब O का गुणा एक में करेंगे तो क्या आएगा, O आएगा, यानी I बराबर क्या हो गया, O। यानी इस कंडीशन में आप कह सकते हैं कि जो प्रतिबिंब की लंबाई है वस्तु की लंबाई के बराबर होगी। क्या तीन बातें सबको याद हो गई? यदि यम का मान एक से बड़ा हो गया तो प्रतिबिंब वस्तु से बड़ा, यदि यम का मान एक से कम हो गया तो प्रतिबिंब वस्तु से, यदि यम का मान एक के बराबर हो गया तो प्रतिबिंब वस्तु के। सबको याद हो गया? चलिए, ये तीन बातें हैं, आप लोग याद कर लीजिएगा, ठीक है ना। अब यही बातें लिखी हुई हैं। अच्छा, दो बातें और आप जान सकते हैं, समझ लीजिएगा। जैसे अगर हम कहें यम का मान ऋणात्मक है, क्या है, m निगेटिव आ गया। अब एक से बड़ा एक छोटा में नहीं मतलब, अगर m ऋणात्मक आ गया तो ऋणात्मक का मतलब होता है जो प्रतिबिंब बनेगा कैसा बनेगा, उल्टा। यदि यम ऋणात्मक आ गया तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा, उल्टा। और उल्टा प्रतिबिंब हमेशा क्या माना जाता है, ये बात याद कर लीजिए, उल्टा प्रतिबिंब हमेशा वास्तविक माना जाता है, और वास्तविक प्रतिबिंब को हम लोग पर्दे पर प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है ना। तो यम का मान अगर निगेटिव होगा तो प्रतिबिंब उल्टा होगा, प्रतिबिंब उल्टा है तो वास्तविक होगा, और वास्तविक है तो पर्दे पर प्राप्त कर सकते हैं। अगर यम का मान हम कहें धनात्मक हो गया, m पॉजिटिव हो गया, तो अगर यम का मान धनात्मक हो गया तो जो प्रतिबिंब बनेगा वो कैसा बनेगा, सीधा बनेगा। और सीधा प्रतिबिंब हमेशा कैसा होता है, हाँ, तो सीधा प्रतिबिंब जो है हमेशा आभासी होता है, ठीक है ना। और आभासी प्रतिबिंब को हम लोग पर्दे पर प्राप्त नहीं कर सकते, ये बात याद कर लीजिए। तो यम की 5 बातें हो गई, याद हो गई। एक बात और, जैसे यम का मान 3 आ गया, क्या आ गया, तो यम का मान 3 का मतलब है कि जो प्रतिबिंब है वस्तु का 3 गुना बड़ा बनेगा। कितना बनेगा, 3 गुना बड़ा। अगर यम का मान जैसे 5 आ गया तो मतलब जो प्रतिबिंब है वस्तु के 5 गुना के बराबर बनेगा। कितना बना, समझ रहे हैं। जैसे यम का मान आ गया 4, तो यम के मान 4 होने का मतलब यह है कि जितनी बड़ी वस्तु होगी प्रतिबिंब उसका 4 गुना लंबाई का बनेगा। जैसे मान लीजिए वस्तु है 5 फीट का, ठीक है, तो 4 गुना तो 5 चौके, तो प्रतिबिंब 20 फुट का बनेगा। समझ रहे हैं। तो यम यही बताता है, यम का मान जितना हो जाएगा उतना गुना ही क्या बनेगा, प्रतिबिंब बनेगा। कोई दिक्कत, ठीक है। तो ये सारी बातें जो हमने बताया आपको, ये इसमें लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं, ठीक है, कि यदि यम का मान धनात्मक हो तो बनने वाला प्रतिबिंब आभासी होगा, और आभासी प्रतिबिंब सीधा होता है। ये सारी बातें लिखी हुई हैं, आप यहां से नोट कर सकते हैं। अब हम पढ़ेंगे कि अवतल दर्पण के द्वारा प्रतिबिंब का बनना, यानी अवतल दर्पण से प्रतिबिंब बनता कैसे है। तो सबसे पहले देखिए, आपको ये समझना चाहिए कि अवतल दर्पण में कुल कंडीशन होते कितने हैं, ठीक है ना। तो चलिए देखते हैं। अगर हम बात करें अवतल दर्पण की, तो आप लोग जानते हैं कि अवतल दर्पण कुछ ऐसा देखने को मिलेगा। तो मान लेते हैं हम लोग कि ये कोई अवतल दर्पण है, ठीक है, ये क्या हो गया, अवतल दर्पण। अब अवतल दर्पण का चित्र आपको बनाना आना चाहिए, ठीक है। तो चलिए इसका हम लोग मुख्य अक्ष खींच लें, क्या खींच लें, और आप जानते हैं मुख्य अक्ष इसके बीचों बीच जाएगा। इससे कुछ पॉइंट होते हैं, तो इस पॉइंट को हम क्या कहते हैं, P यानी ध्रुव कहते हैं। इधर क्या होगा, वक्रता केंद्र C, फिर बीच में क्या होता है F, और लास्ट में क्या होगा, अनंत। तो क्या ये अवतल दर्पण सबको समझ में आ गया, पढ़ चुके हैं आप लोग, ठीक है ना। अब देखिए, हमें पढ़ना है प्रतिबिंब बनाना, प्रतिबिंब बनता कैसे है। तो पहले आपको याद होना चाहिए कि अगर वस्तु कहां रखा है तो प्रतिबिंब कहां बनेगा। देखिए, वस्तु को हमेशा हम लोग मुख्य अक्ष के ऊपर रखते हैं, नियम है। वस्तु कहां रखा जाता है, हाँ, मुख्य अक्ष के ऊपर। तो मान लेते हैं कि जो हमारा वस्तु है कहां रखा है, अनंत पर। ये सारे वस्तु रखे गए हैं, मान लेते हैं, ठीक है। वस्तु कहां रखा है, अनंत पर।
दूसरा वस्तु मान ले रहे हैं कि अनंत और सी के बीच में चाहे जहां रख दीजिए, अनंत और सी के बीच में चाहे जहां रख दीजिए, ऐसा नहीं कि मध्य बिंदु पर, अनंत और सी के बीच में चाहे जहां। तीसरा कहां रखेंगे? सी पर ही रख दीजिए। चौथा कहां रखेंगे? पांचवा कहां रखेंगे? और छठवां? तो यही 6 कंडीशन आते हैं अवतल दर्पण में प्रतिबिंब बनाते हैं अगर आप, तो ठीक है ना। तो अगर एक पहला वस्तु अनंत पे हो सकता है, फिर वस्तु अनंत और सी के बीच में चाहे जहां हो सकता है, फिर वस्तु केवल सी पर हो सकता है, फिर वस्तु सी और एफ के बीच चाहे जहां हो सकता है, फिर वस्तु एफ पे चाहे हो सकता है, और फिर वस्तु जो है एफ और पी के बीच चाहे जहां। ये 6 कंडीशन है। अब इन 6 कंडीशन में अगर हम बात करें कि प्रतिबिंब कहां बनेगा, देखिए अगर वस्तु अनंत पे रखा है तो प्रतिबिंब बनता है फोकस पे। कहां बनता है? अगर वस्तु अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में रखा है तो प्रतिबिंब बनता है वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में। अगर वस्तु वक्रता केंद्र पर रखा है तो प्रतिबिंब भी वक्रता केंद्र पर ही बनता है। अगर वस्तु वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में रखा है तो प्रतिबिंब जो है अनंत और सी के बीच में बनता है। अगर वस्तु फोकस पे रखा है तो प्रतिबिंब जो है कहां बनेगा? अनंत पे बनता है। और छठवां कंडीशन में अगर वस्तु एफ और पी के बीच रखा है तो प्रतिबिंब दर्पण के दूसरी ओर मुख्य अक्ष के ऊपर प्राप्त होता है। कोई दिक्कत? तो आप देख पा रहे हैं कि ये जो 5 प्रतिबिंब बने हैं 5 कंडीशन के, ये प्रतिबिंब कहां बने हैं? मुख्य अक्ष के नीचे। इसका मतलब ये 5 प्रतिबिंब कैसे होंगे? उल्टा होगा। कैसा होगा? उल्टा प्रतिबिंब कैसा होता है? हाँ, उल्टा प्रतिबिंब जो है वास्तविक होता है और इसके स्क्रीन या पर्दे पर हम लोग प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन ये छठा कंडीशन है, ये प्रतिबिंब मुख्य अक्ष के ऊपर है, और जब मुख्य अक्ष के ऊपर है तो कैसा होगा? और सीधा प्रतिबिंब कैसा होता है? हाँ, सीधा प्रतिबिंब आभासी होता है, और आभासी प्रतिबिंब को हम लोग पर्दे पर प्राप्त नहीं कर सकते। तो आप याद कर लीजिए, गिनती लिख दीजिए 1 2 3 4 5 6। अब फोकस के नीचे शुरू करिए 1 2 3 4 5 6। तो आप दिमाग लगा लीजिए कि 1 नंबर, तो 1 नंबर का प्रतिबिंब यहां, यानी वस्तु अनंत पे तो प्रतिबिंब फोकस पे। दूसरा, अगर वस्तु अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में तो प्रतिबिंब वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में। तीसरा, अगर वस्तु सी पे तो प्रतिबिंब भी सी पे। चौथा, तो चौथा वस्तु रखा है सी और एफ के बीच में तो प्रतिबिंब रखा है अनंत और सी के बीच में। वस्तु रखा है एफ पर तो प्रतिबिंब कहां बन रहा है? अनंत पर। और वस्तु रखा है एफ और पी के बीच में तो प्रतिबिंब बन रहा है दर्पण के दूसरी ओर, मुख्य अक्ष के ऊपर। तो याद रखिएगा, ये 5 कंडीशन में जो है प्रतिबिंब उल्टा वास्तविक बनता है, पर्दे पर पा सकते हैं। लेकिन जब वस्तु को फोकस और ध्रुव के बीच में रखा जाता है तो प्रतिबिंब दर्पण के दूसरी तरफ प्राप्त होता है। कोई दिक्कत? इसे आप लोग अच्छे से देख लीजिएगा, ठीक है ना। अब हम बात करते हैं एक एक शर्त की। तो एक एक शर्त का मतलब क्या है कि जब वस्तु जो है आपकी कहां स्थित हो? अनंत पे। जब वस्तु जो है अनंत पर स्थित हो, तो आप देख पा रहे हैं कि अनंत पे स्थित होती है, ठीक है ना। तो क्या होगा? देखिए, मान लेते हैं कोई छोटा सा हम अवतल दर्पण बना लेते हैं, ठीक है ना। तो ये अवतल दर्पण हो गया, और ये इसका मुख्य अक्ष हो गया। ये बिंदु P, ये बिंदु F, ये बिंदु C और ये अनंत। देखिए, तो माना कोई वस्तु अनंत पर स्थित है। कहां स्थित है? माना कोई वस्तु अवतल दर्पण के सामने मुख्य अक्ष पर अनंत दूरी पर स्थित है, तो अनंत से जो भी प्रकाश किरणें आती हैं वो कैसे आती है? समांतर। कैसे आती है? चूंकि वस्तु मुख्य अक्ष पर माने हैं तो किरणें जो आएंगी मुख्य अक्ष के समांतर आएंगी। तो मान लेते हैं कि ये जो किरणें हैं मुख्य अक्ष के समांतर आ रही हैं। कोई समस्या? और आप नियम पढ़ चुके हैं कि जो मुख्य अक्ष के समांतर किरणें चलती हैं वो कहां से होकर जाती हैं? फोकस से होकर जाती हैं। और ये दोनों किरणें कहां मिल रही हैं? एफ पर। अतः प्रतिबिंब फोकस पर प्राप्त होता। तो यहां से यह स्पष्ट हुआ कि अगर वस्तु अनंत पर है तो प्रतिबिंब फोकस पर प्राप्त होगा, ठीक है। अब प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होगी? तो यहां साफ साफ लिखा हुआ है कि प्रतिबिंब जो है वास्तविक व उल्टा होगा।
प्रतिबिंब जो है वस्तु से बहुत छोटा होगा। अब प्रतिबिंब चूंकि उल्टा है तो उल्टा प्रतिबिंब है तो यम का मान क्या होगा, ऋणात्मक। और चूंकि प्रतिबिंब बहुत छोटा है इसलिए यम का मान 1 से क्या होगा, बहुत कम। तो ये पहली शर्त हो गई, ठीक है ना। अब दूसरी शर्त को हम लोग देखते हैं, ठीक है, कि जब जो वस्तु है, ठीक है, अनंत व वक्रता केंद्र के बीच में हो। कहां हो, जब वस्तु अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में हो। तो आप बताइए अगर वस्तु अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में होता है तो प्रतिबिंब कहां बनता है, फोकस और वक्रता केंद्र के बीच में, ठीक है ना। तो इसका बनाते हैं एक चित्र हम लोग, देखिए। तो मान लेते हैं ये कोई अवतल दर्पण है, ठीक है, अवतल दर्पण बनाना सीख लीजिए आप लोग। और ये इसका क्या होता है, ध्रुव, फिर क्या होता है फोकस, और फोकस का जस्ट दूना क्या मानते हैं, वक्रता त्रिज्या, यानी सी वक्रता केंद्र, आइए अनंत होगा। अब वस्तु कहां रखा जाएगा जल्दी बताइए, अनंत और सी के। तो माना कोई वस्तु ए बी, माना कोई वस्तु अवतल दर्पण के मुख्य अक्ष पर अनंत और सी के बीच स्थित है। माना कोई वस्तु ए बी अवतल दर्पण के मुख्य अक्ष पर अनंत और सी के बीच में, तो वस्तु से निकलने वाली पहली प्रकाश की किरण, वस्तु से निकलने वाली मुख्य अक्ष के समांतर होते हुए दर्पण पर, और समांतर वाली जो किरण है वो फोकस से होकर जाती, कहां से, तो ये हो गया। वस्तु से निकलने वाली दूसरी किरण, ठीक है ना, फोकस से होती हुई दर्पण पे आपतित होती है, कहां से, फोकस से होती हुई जो है दर्पण पर आपतित होती है। और परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के ये दोनों किरणें एक दूसरे को, ठीक है, बिंदु बी डैश पर मिलती हैं। कहां मिलती है, तो बी डैश पर मिलती है। तो बताइए बी डैश कहां है जल्दी बताइए, सी और एफ के, तो अतः प्रतिबिंब सी और एफ के बीच प्राप्त होता है। अब अगर प्रतिबिंब की बात करें तो आप बताइए वस्तु कहां रखा है, मुख्य अक्ष के ऊपर। अब प्रतिबिंब कहां बन रहा है, तो अगर वस्तु मुख्य अक्ष के ऊपर रखा हुआ है, आप देख पा रहे हैं प्रतिबिंब नीचे बन रहा है, तो हम प्रतिबिंब की प्रकृति में क्या कहेंगे, प्रतिबिंब। और आप जानते हैं कि उल्टा प्रतिबिंब कैसा होता है, अवास्तविक है, तो इसे हम लोग पर्दे पर प्राप्त। और देखिए वस्तु इतना बड़ा है, प्रतिबिंब छोटा है, तो वस्तु जो है, प्रतिबिंब जो है क्या होगा, वस्तु से यम का मान 1 से क्या होगा, कम, ठीक है। देखिए अब जो है जब वस्तु वक्रता केंद्र सी पर हो, कहां पर हो, सी पर, तो अगर वस्तु सी पर है तो आप सबसे पहले क्या बना लीजिए, उत्तल दर्पण, ठीक है। तो आप लोग जानते हैं कि अवतल दर्पण जो है आपका ऐसे बन जाएगा, ये हम अवतल दर्पण का पढ़ रहे हैं, ठीक है ना। तो ये इसकी मुख्य अक्ष हो जाएगी, इस बिंदु को P कहते हैं, इसे F कहते हैं और इसे C कहते हैं, और ये अनंत हो गया, ठीक है। अब वस्तु जो है C पर रखा गया है, कहां रखा गया है, C पर। तो मान लेते हैं ये कोई वस्तु है, इसका नाम क्या मान लें, ए बी। तो माना कोई वस्तु ए बी, ठीक है, अवतल दर्पण के मुख्य अक्ष पर वक्रता केंद्र पर स्थित है। माना कोई वस्तु ए बी अवतल दर्पण के मुख्य अक्ष पर वक्रता केंद्र सी पर स्थित है, तो वस्तु से निकलने वाली पहली प्रकाश की मुख्य अक्ष के समांतर होते हुए, ठीक है, दर्पण पर आपतित होती है और परावर्तन के पश्चात फोकस से होकर, तो मान लीजिए ये किरण जो है फोकस से होकर चली गई। अब वस्तु से निकलने वाली दूसरी प्रकाश की किरण, ठीक है, फोकस से होते हुए दर्पण पर आपतित होती है। तो देखिए फोकस से होकर दर्पण पे आपतित हो गई, मान लीजिए ये फोकस से होते हुए दर्पण पर, और परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। कोई दिक्कत, ये दोनों जो किरणें हैं, परावर्तित किरणें, बिंदु बी डैश पर एक दूसरे को काटती हैं। कहां काटती हैं, अतः जो प्रतिबिंब है, ठीक है, बी डैश जो, अतः जो प्रतिबिंब है सी पर प्राप्त होता है। कहां प्राप्त होता है, कोई दिक्कत। अब अगर हम बात करें प्रतिबिंब की, तो आप बताइए वस्तु कहां रखा है, मुख्य अक्ष के, प्रतिबिंब कहां बन रहा है,
तो ऐसे प्रतिबिंब को हम क्या बोलते हैं? उल्टा प्रतिबिंब। क्या बोलते हैं? तो हम कह सकते हैं कि जो प्रतिबिंब है उल्टा होगा। और आप जानते हैं कि उल्टा प्रतिबिंब क्या होता है? वास्तविक। और वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त। दूसरा क्या होगा? ठीक है ना, वस्तु जो है प्रतिबिंब के आकार का होगा, यानी जितना बड़ा वस्तु है उतना ही बड़ा क्या होगा? प्रतिबिंब। तो जो प्रतिबिंब है वस्तु के बराबर होगा। और तीसरा कह सकते हैं कि जो यम है, यम का मान क्या होगा? 1 के बराबर। आप पढ़ चुके हैं कि अगर प्रतिबिंब वस्तु के बराबर है तो यम का मान जो है 1 के बराबर होता है। ठीक है ना। फिर आपका चौथा है कि प्रतिबिंब ऋणात्मक होगा। क्या होगा? प्रतिबिंब ऋणात्मक क्यों होगा? क्योंकि उल्टा प्रतिबिंब है, और उल्टा प्रतिबिंब है इसलिए यम का मान क्या होगा? इसमें 100% श्योरिटी चाहिए। ऐसा नहीं कि कोई पूछ ले तो मतलब आप लोग अभी क्या है, कंफ्यूजन में है कि ऐसा एक पता नहीं क्या होगा। तो ऐसा ना हो। ऐसा होने का मतलब कि आपको नहीं आ रहा है। अगर थोड़ा बहुत भी डाउट है तो मान लीजिए कि आपको नहीं आ रहा है, तो इसको बार बार पढ़ने की आवश्यकता है। अगला कंडीशन देखते हैं। ठीक है ना। अगला कंडीशन है कि जब वस्तु C व F के बीच स्थित हो। कहां हो? तो वही आपको अवतल दर्पण फिर से बनाना पड़ेगा। ठीक है ना। तो बना लेते हैं हम लोग कोई अवतल दर्पण। ये बन गया, मान लीजिए ये बन गया अवतल दर्पण, और ये इसका हो गया मुख्य अक्ष, और ये P, ये F, ये C, और ये हो गया अनंत। ठीक है। तो अब वस्तु कहां है? C और F के। तो इतना तो सबको पता है ना कि C और F के बीच चाहे जहां रख दें, तो मान लेते हैं यही है AB। तो माना कोई वस्तु AB अवतल दर्पण के मुख्य अक्ष पर C और F के बीच स्थित है। माना कोई वस्तु AB अवतल दर्पण के मुख्य अक्ष पर, ठीक है, C और F के बीच स्थित है, तो वस्तु से निकलने वाली पहली प्रकाश की किरण, वस्तु से निकलने वाली मुख्य अक्ष के समांतर होते हुए दर्पण पर और परावर्तन के पश्चात फोकस बिंदु से होकर दूसरी किरण फोकस से होती हुई दर्पण पे और परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के। तो ये दोनों जो किरणें हैं कहां मिलती हैं? बिंदु B डैश पर। अतः जो प्रतिबिंब है अनंत और C के बीच प्राप्त होता, अतः जो प्रतिबिंब है अनंत और C के बीच प्राप्त होता है। कोई दिक्कत? आप बताइए वस्तु कहां रखा है? वस्तु कहां, प्रतिबिंब कहां बन रहा है? तो ऐसे प्रतिबिंब को हम क्या कहते हैं? और उल्टा प्रतिबिंब क्या होता है? और इसे हम लोग पर्दे पर प्राप्त प्रतिबिंब क्या होगा? वस्तु से। तो आप देख पा रहे हैं कि वस्तु छोटा सा है, प्रतिबिंब बड़ा सा है। सही बात है। और अगर प्रतिबिंब वस्तु से बड़ा बन रहा है, इसका मतलब यम का मान 1 से क्या होगा? बड़ा। ये पढ़ा चुके हैं। और चूंकि प्रतिबिंब उल्टा है, उल्टे प्रतिबिंब के लिए m क्या मानते हैं? समझ में आ गया? अब चलिए अब अगला कंडीशन देखते हैं। ठीक है ना। जब वस्तु फोकस पर हो। कहां हो? देखिए फोकस पर हो तो मान लेते हैं हम लोग, ठीक है ना, कि ये कोई जो है अवतल दर्पण, फिर से एक ये अवतल दर्पण मान लिए हम लोग। ठीक है। चित्र आप लोग ठीक से बनाइएगा। और ये ध्रुव हो गया, ये फोकस हो गया, ये वक्रता केंद्र हो गया, और ये अनंत हो गया। ठीक है ना। अब मान लेते हैं कोई वस्तु है, तो माना कोई वस्तु है AB। क्या है? अवतल दर्पण के फोकस बिंदु पर स्थित है। तो फोकस बिंदु पर स्थित है तो वस्तु से निकलने वाली पहली प्रकाश की मुख्य अक्ष के समांतर होते हुए दर्पण पर और परावर्तन के पश्चात फोकस से होकर निकलने वाली दूसरी किरण दर्पण पर लंबवत आपतित होती है। कैसी होती है? लंबवत आपतित होने वाली किरण। याद कर लीजिए, अगर कोई प्रकाश किरण गोलीय दर्पण पे लंबवत आपतित होगा, तो लंबवत आपतित होने का मतलब फिर से वो वक्रता केंद्र से होकर जाएगा। कहां जाएगा? और उसी रास्ते से। तो दूसरी किरण दर्पण पे लंबवत आपतित होती है और उसी मार्ग से होते हुए C से होकर, कहां से होकर? अब ये दोनों अपवर्तित किरणें एक दूसरे के समांतर हैं। क्या है? अतः प्रतिबिंब अनंत पर प्राप्त होता। तो यानी वस्तु को अगर फोकस पे रखेंगे तो प्रतिबिंब कहां बनता है? अनंत पर। ठीक है ना। अब बताइए
वस्तु कहां रखा है? अब प्रतिबिंब बनने की संभावना, तो बस ऐसे प्रतिबिंब को बोलते हैं उल्टा, और उल्टा प्रतिबिंब क्या होता है? इसे पर्दे पर प्राप्त। जो प्रतिबिंब है वो वस्तु से बहुत बड़ा बनेगा। क्या बनेगा? तो यम का मान 1 से ज्यादा होगा, और आप जानते हैं उल्टा प्रतिबिंब है तो यम का मान ऋणात्मक होगा ना। अब प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त कर सकते हैं क्योंकि एक वास्तविक प्रतिबिंब है। कोई समस्या? तो देखिए, इस वीडियो को आप 2 बार 3 बार देखिएगा, ठीक है, जब तक आपके दिमाग में बातें बैठ न जाए पूरी तरह से। अंतिम कंडीशन है कि जब वस्तु जो है मुख्य फोकस F और P के बीच स्थित हो। जब वस्तु कहां हो? मुख्य फोकस और F के बीच स्थित हो। तो आप लोग यहां पे फिर क्या बना लेंगे? अवतल दर्पण बना लीजिए, ठीक है ना। तो मान लीजिए ये कोई अवतल दर्पण है, ये P, ये F, ये C, ये अनंत, ये हो गया, ठीक है। अब वस्तु को कहां मान रहे हैं हम लोग? तो P और F के बीच में, ठीक है। तो थोड़ा सा जो है प्रतिबिंब और इसे बनाना चाहिए हमें, ठीक है। चलिए आप लोग बना लीजिएगा। तो माना कोई वस्तु AB, कौन? माना कोई वस्तु AB अवतल दर्पण के मुख्य अक्ष पर P और F के बीच, तो वस्तु से निकलने वाली पहली प्रकाश की किरण, वस्तु से निकलने वाली पहली प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर होते हुए दर्पण पर होती है और परावर्तन के पश्चात दूसरी किरण दर्पण पे लंबवत आपतित होती है। कैसे? और लंबवत आपतित होती है। अब परावर्तन के पश्चात उसी रास्ते से होते हुए C से होकर, अब ये दोनों किरणें जो हैं, ये दोनों परावर्तित किरणें किसी बिंदु B' से आती हुई प्रतीत होती। ये दोनों परावर्तित किरणें कहां से प्रतीत होती हैं? B' से आती हुई प्रतीत होती हैं। अतः जो प्रतिबिंब है वो दर्पण के दूसरी ओर प्राप्त होता है। क्योंकि अगर आप इसे देखेंगे तो क्या कहेंगे? ये किरण कहीं उधर से आ रहा है, तो कहां से आ रहा है? B' से। तो अतः प्रतिबिंब जो है दर्पण के दूसरी ओर प्राप्त होता है। तो याद कर लीजिए कि जब वस्तु को, ठीक है, मुख्य फोकस F और ध्रुव के बीच में रखा जाता है तो प्रतिबिंब दर्पण के दूसरी तरफ बनता है। अब ये बताइए आप लोग कि वस्तु कहां रखे हैं? अब प्रतिबिंब कहां बन रहा है? ऊपर। तो वस्तु भी ऊपर रखा है, प्रतिबिंब भी मुख्य अक्ष के ऊपर बन रहा है, तो ऐसे प्रतिबिंब को क्या कहते हैं? और आप लोग जानते हैं कि जो सीधा प्रतिबिंब होता है क्या होता है? और आप जानते हैं आभासी प्रतिबिंब को हम लोग पर्दे पर प्राप्त, और आप देख पा रहे हैं कि वस्तु जो से प्रतिबिंब क्या बनेगा? बड़ा। तो जो प्रतिबिंब है वो वस्तु से बड़ा बनेगा। और जब प्रतिबिंब वस्तु से बड़ा बनेगा तो यम का मान 1 से, और प्रतिबिंब चूंकि सीधा है तो सीधे प्रतिबिंब के लिए m मतलब आपका जो m है वो क्या माना जाएगा? तो हम लोगों ने पढ़ लिया अवतल दर्पण के द्वारा प्रतिबिंब बनाने के सारे नियम भी पढ़ लिए, और प्रतिबिंब कैसे बनता है हम लोग ये भी पढ़ लिए, ठीक है ना। अब बात आगे करते हैं, ठीक है। अब ये फार्मूला आप लोग याद कर लीजिए, ठीक है, कि जो F है, F बराबर होता है R/2। क्या होता है? तो F को बोलते हैं फोकस, F को क्या बोलते हैं? R को बोलते हैं वक्रता त्रिज्या। और तो देखिए याद कर लीजिए कि सूत्र होता है F बराबर R/2। कोई समस्या? एक फार्मूला और है, ठीक है, आप लोग जानते हैं कि m बराबर सूत्र होता है, m को आवर्धन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? तो m का सूत्र होता है I/O, एक बराबर हो जाएगा माइनस का V/U। तो ये याद कर लीजिए, सवाल में काम करेंगे। एक दर्पण सूत्र होता है, क्या होता है? तो इसकी हम चर्चा बाद में करेंगे। 1/F बराबर 1/V प्लस 1/U, ये दर्पण सूत्र है, ठीक है ना। F को बोलते हैं फोकस दूरी। क्या बोलते हैं? और V को बोलते हैं प्रतिबिंब की दर्पण से दूरी। V को, U को क्या बोलते हैं? दर्पण से, याद हो जाएगा। F को फोकस दूरी, V को
दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी, u को दर्पण से, तो इतनी बातें हो गई, ठीक है ना। अब अगर हम बात करें, ठीक है, कि अवतल दर्पण हो गया आपका पूरा का पूरा, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं, ठीक है, कि उत्तल दर्पण की सहायता से प्रतिबिंब का बनना, क्या बनना, देखिए उत्तल दर्पण में केवल दो ही शर्तें होती हैं, क्या होती है। उत्तल दर्पण पे अगर आप वस्तु अनंत पे रखेंगे, कहां रखेंगे, अगर वस्तु अनंत पे रखते हैं तो प्रतिबिंब फोकस पर बनेगा, उसके अलावा वस्तु चाहे जहां रखिए प्रतिबिंब फोकस और ध्रुव के बीच बनेगा। याद हो गया, उत्तल दर्पण में वस्तु चाहे जहां रखिए प्रतिबिंब जो है फोकस पर बनेगा या फोकस और ध्रुव के, अगर वस्तु उत्तल दर्पण के सामने, अगर वस्तु उत्तल दर्पण के सामने जो है, ठीक है, रखा गया है अनंत दूरी पर, तो प्रतिबिंब कहां बनेगा, फोकस पर, और उसके अलावा चाहे जहां रख दीजिए प्रतिबिंब कहां बनेगा, फोकस और ध्रुव के बीच में। कोई दिक्कत, चलिए अब देखते हैं हम लोग कि कैसे बनेगा। तो उत्तल दर्पण की अगर हम लोग बात करें तो मान लेते हैं ये कोई उत्तल दर्पण है, और देखिए उत्तल दर्पण का परावर्तक सतह जो है इस प्रकार से आपके बाईं ओर रहेंगे, तो उत्तल दर्पण का चित्र आपको ऐसे बनाना है, ठीक है ना। अब आपको क्या खींचना है इसमें, मुख्य अक्ष, तो आप जानते हैं मुख्य अक्ष आपका ये हो जाएगा, तो ये P हो जाएगा, ठीक है, P के बाद F आता है, IF के बाद C आता है, अब फिर इधर ये कभी खत्म ही नहीं होगा, अनंत। अब इसका मुख्य अक्ष आप इधर भी ले आ सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो अगर माना कोई वस्तु अनंत पे है तो पहला हेडिंग होगा आपका कि जब वस्तु कहां पर हो, तो माना कोई वस्तु AB उत्तल दर्पण के मुख्य अक्ष पर अनंत दूरी पर, देखिए जब भी वस्तुएं अनंत पर होती हैं तो उनसे आने वाली किरणें कैसी होंगी, समांतर, क्योंकि अगर वस्तु से आने वाली किरणें समांतर नहीं होंगी तो वो एक दूसरे को काट देंगी बीच में कहीं, अगर वो एक दूसरे को कहीं काट दिए तो प्रकाश की तीव्रता खत्म हो जाएगी, और जब प्रकाश की तीव्रता खत्म हो जाएगी तो प्रकाश किरण अनंत से आ ही नहीं पाएगा। तो अगर कोई प्रकाश किरण अनंत से आ रहा है, अनंत माने बहुत दूर से आ रहा है, तो 100% वो कैसे होंगे, समांतर, क्योंकि जो किरणें समांतर नहीं होंगी वो आने से पहले ही क्या हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। टार्च जलाते हैं, टार्च, तो टार्च की रोशनी एक दूरी तक जाती है, जाने के बाद रुक जाती है, क्यों, क्योंकि किरणें जो समांतर नहीं है आपस में टकरा के क्या हो गए, खत्म हो गए। तो अगर कोई वस्तु अनंत पे रखा है तो इसका मतलब यह है कि प्रकाश किरणें अगर अनंत से आ रही हैं तो कैसी आएंगी, समांतर। अगर समांतर नहीं होंगे तो वो आपस में कहीं काटेंगे, और काटने से क्या होगा, उनकी तीव्रता खत्म हो जाएगी, तो आगे नहीं बढ़ पाएंगे। आगे जैसे आप दो टार्च लीजिएगा, ठीक है ना, दो टार्च को ऐसे जला दीजिएगा, अगर ऐसे जलाएंगे तो दूर तक जाएगा, और ऐसे जला देंगे तो दोनों जहां काटेंगे तो आप देखेंगे लाइट दूर तक नहीं जाएगा। बात समझ में आया, तो ये मतलब है। तो अगर कोई वस्तु अनंत पे रखा है इसका मतलब साफ साफ है कि वस्तु से जो आने वाली प्रकाश किरणें हैं वो कैसी होंगी, समांतर, और जो समांतर नहीं थी वो पहुंच ही नहीं पाई, वो पहले ही खत्म हो गई ना, तो कोई दिक्कत, ठीक है। तो ये मान लेते हैं, तो माना कोई वस्तु जो है उत्तल दर्पण के सामने अनंत दूरी पर, तो वस्तु से आने वाली प्रकाश किरणें परस्पर मुख्य अक्ष के समांतर आती है। अब मुख्य अक्ष के समांतर आती हैं और परावर्तन के पश्चात फोकस से आती हुई, तो फोकस से आती हुई प्रतीत होंगी, फोकस से आती हुई, तो अतः प्रतिबिंब कहां प्राप्त होता है, फोकस पर प्राप्त होता है। कहां प्राप्त होता है, अब देखिए एक बात ध्यान दीजिएगा, अब ये डॉटेड लाइन है यानी प्रतीत होती है, और जब जब प्रतीत होने का कॉन्सेप्ट आए तो इसका मतलब प्रतिबिंब कैसा होगा, और आभासी प्रतिबिंब कैसा होता है। और आप बताइए जो प्रतिबिंब है वस्तु से क्या होगा, क्योंकि प्रतिबिंब जो है एक बिंदु के आकार का बन रहा है, और जब प्रतिबिंब वस्तु से छोटा होगा तो यम का मान क्या होगा, 1 से कम यानी 1 से छोटा, और यहां पर जो यम है, ठीक है, यम का मान क्या होगा, धनात्मक लिखा हुआ है, तो जो m का मान है वो क्या हो जाएगा, लिखा भी है। और एक और हो सकता है कि अगर प्रतिबिंब आभासी है तो इसे हम लोग पर्दे पर प्राप्त नहीं कर सकते। समझ में आ गया। तो अगर वस्तु उत्तल दर्पण के सामने अनंत दूरी पर रखी है तो प्रतिबिंब कहां बनेगा, फोकस पर, ठीक है, सीधा बनेगा, आभासी बनेगा,
ठीक है, वस्तु से छोटा बनेगा, m निगेटिव होगा। m क्या होगा? नहीं, m पॉजिटिव होगा, सीधा प्रतिबिंब है। चलिए, अंतिम दो ही कंडीशन है इसमें, ठीक है ना। तो अब ये क्या है कि जब वस्तु अनंत और ध्रुव के बीच में हो, कहां हो? तो अनंत और ध्रुव का मतलब चाहे जहां, तो मान लीजिए ये कोई वस्तु हो गया, ठीक है, और चूंकि उत्तल दर्पण आपको इस तरह से बनाना है, तो ये मान लेते हैं कोई उत्तल दर्पण हो गया, कोई दिक्कत, बना लेंगे। और ये क्या हो गया? इसका मुख्य अक्ष इधर ही बना लीजिए, ठीक है। इसको हम क्या बोलते हैं? बीच वाले पॉइंट, जल्दी बताइए क्या बोलते हैं? हाँ, इसको P बोलते हैं, इसको F, इसको इधर भी, कोई दिक्कत? तो माना कोई वस्तु अनंत और ध्रुव के बीच स्थित है, इसका नाम क्या मान लें? AB। तो वस्तु से निकलने वाली पहली प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर होते हुए दर्पण पर और परावर्तन के बाद फोकस से आती हुई, आप नियम देख लीजिएगा, नियम में लिखवाए हैं कि अगर कोई प्रकाश किरण उत्तल दर्पण के समांतर चल रही है तो फोकस से आती हुई प्रतीत होगी। नियम नंबर आपका 1 है ये। दूसरी किरण दर्पण पे लंबवत आपतित होती है, कैसे होती है? लंबवत वाला कहां से जाता है? C से, तो C से जाएगा पक्का, तो आप क्या करिए, डॉटेड लाइन बना दीजिए C पर, ये लंबवत आ गई। तो दूसरी किरण दर्पण पे लंबवत आपतित होती है और पुनः उसी मार्ग पर वापस, ये दोनों जो किरणें हैं यहां बिंदु B' पर मिलती हुई प्रतीत होती हैं। कहां? बिंदु B' पर मिलती हुई। तो अतः जो प्रतिबिंब है A' B' वो P और F के बीच प्राप्त होता। तो याद कर लीजिए, अगर वस्तु जो है, ठीक है, अनंत पे रखा जाएगा तो प्रतिबिंब फोकस पर बनेगा, उसके अलावा चाहे जहां रखिए प्रतिबिंब आपके ध्रुव और फोकस के बीच बनेगा। कोई दिक्कत? बताइए, वस्तु कहां है, प्रतिबिंब कहां है? तो इस प्रकार के प्रतिबिंब को हम क्या कहते हैं? और सीधा प्रतिबिंब क्या होता है? बताइए, वस्तु बड़ा है प्रतिबिंब, तो हम कहेंगे प्रतिबिंब जो है वस्तु से क्या बनेगा? और इसका मतलब यम का मान 1 से क्या होगा? और यम क्या माना जाएगा? अब चूंकि आप देख पा रहे हैं कि जो प्रतिबिंब है, ठीक है ना, ये प्रतिबिंब कैसा है? आभासी है। इसलिए उत्तल दर्पण में याद रखिएगा, उत्तल दर्पण में जो प्रतिबिंब होगा उसे पर्दे पर प्राप्त हम लोग नहीं कर सकते, ठीक है। तो आज हम लोगों ने उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण के द्वारा जो है प्रतिबिंब बनाना और ये सब कुछ सीख लिया, ठीक है। तो इस वीडियो को आप लोग पूरा देखिएगा और कई बार देखिएगा ताकि समझ में आ जाए, ठीक है, क्योंकि यहां से बोर्ड में एक प्रश्न आना फिक्स है 4 नंबर का। प्रतिबिंब बनाने के लिए या तो उत्तल दर्पण या तो अवतल दर्पण का पूछा जाएगा, ठीक है। धन्यवाद।